हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। इस रेट ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जरा ध्यान से समझा जाए। PCl5 इक्विलिब्रियम साइन PCl3 प्लस Cl2। इस रासायनिक अभिक्रिया में जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को इतना ज्ञात है, पता है कि ये अभिकारक है और ये दोनों प्रतिफल है। तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हमने 10 मोल प्रति लीटर माना, यानी सपोज दैट अभी 9:10 हो रहा है, तो इसकी सांद्रता 10 मोल प्रति लीटर है। अभी PCl3 और Cl2 नहीं बना है। समय जैसे ही बीता 9:15 हुआ तो इसकी सांद्रता घटकर 6 मोल प्रति लीटर हो गई। इसका मतलब इसका 4 मोल टूटकर इस प्रोडक्ट का निर्माण कर दिया, इस प्रतिफल का निर्माण कर दिया। तो स्टूडेंट यहां समय कितना बीता? 5 मिनट, और सांद्रता में परिवर्तन कितना का हुआ? 4 मोल प्रति लीटर। तो 5 मिनट में सांद्रता में परिवर्तन 4 मोल प्रति लीटर का होता है। देख सकते हैं 9:10 पर इसकी सांद्रता 10 मोल प्रति लीटर थी और 9:15 पर 6 मोल। इतना तो ज्ञात है कि अभिकारक से ही टूटकर प्रतिफल बनता है, तो इस 4 मोल जो है टूटकर प्रतिफल का निर्माण कर दिया है। तो यहां स्टूडेंट समझने लायक बात है कि 5 मिनट में सांद्रता में परिवर्तन 4 मोल प्रति लीटर का होता है। तो पर मिनट यानी 1 मिनट में कितना सांद्रता में परिवर्तन होगा? तो 4/5 मोल प्रति लीटर। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो 4 मोल प्रति लीटर है, ये 5 मिनट में हुआ सांद्रता में परिवर्तन है। तो चूंकि 5 मिनट में 4 मोल प्रति लीटर का सांद्रता परिवर्तन होता है, तो पर मिनट में कितना का परिवर्तन होगा? तो 4/5 मोल पर लीटर पर मिनट। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट कि सांद्रता में परिवर्तन ये भी है, लेकिन 5 मिनट में, और सांद्रता में परिवर्तन ये भी है कितना में? 1 मिनट में। तो 1 मिनट में मतलब प्रति इकाई समय में जो अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता परिवर्तन होता है, उसे ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी अभिक्रिया की दर क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रति इकाई समय में जो सांद्रता परिवर्तन होता है, उसे ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। ये भी सांद्रता परिवर्तन है लेकिन 5 मिनट में, और ये भी सांद्रता परिवर्तन है लेकिन 1 मिनट में। तो इसको हम अभिक्रिया की दर कहेंगे, रेट कहेंगे। अब इसी चीज को स्टूडेंट और एक्सप्लेन करके और दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाने जा रहे हैं। ऐसे आपको ज्ञात होगा कि ये क्लास हर एक टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देकर समझाता है। हर एक टॉपिक को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाता है। इसी के लिए ये क्लास कुछ ज्यादा ही फेमस है। देखा जाए, ए इक्विलिब्रियम साइन बी। अब स्टूडेंट आज का क्लास कुछ ज्यादा समझने लायक है, ध्यान देंगे तो आगे का लेक्चर भी बढ़िया समझ में आएगा। हम यहां ए इक्विलिब्रियम साइन बी लिए स्टूडेंट। अगर हम केवल अभी अभिकारक ए पर बात करें तो आपको इतना स्टूडेंट समझ में आना चाहिए, ए अभिकारक है। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, अभिकारक ही टूटकर प्रतिफल बनाता है। तो अभिकारक ए के लिए ही हम बात कर रहे हैं कि T1 टाइम में इस अभिकारक ए की सांद्रता है A1 और T2 टाइम में इसी अभिकारक ए की सांद्रता हो गई A2। तो आपको स्टूडेंट समझ में आना चाहिए कि देखिए इसकी सांद्रता समय के साथ क्या हुई थी? कम। तो A2 यहां पर छोटा होगा
A2 का मान कम होगा और A1 का मान अधिक होगा, क्योंकि हम अभिकारक के लिए बात कर रहे हैं। तो जस्ट इसी तरह यहां 9:10 से 9:15 यानी डिफरेंस कितना का था, 5 मिनट। तो यहां समय का अंतर हुआ स्टूडेंट T2 माइनस T1। तो चूंकि T2 माइनस T1 टाइम में सांद्रता में परिवर्तन, एक ही सांद्रता परिवर्तन होता है A2 माइनस A1 का, फाइनल में से इनिशियल घटा रहे हैं। तो पर यूनिट टाइम में कितना होगा स्टूडेंट, A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1। तो हम क्या समझाना चाहते हैं, जरा ध्यान दिया जाए। यहां पर A2 का मान कम है और A1 अधिक है, और हमेशा डिफरेंस फाइनल में से इनिशियल को घटाया जाता है। तो A2 कम है, कम में से हमने अधिक को घटाया है। तो ध्यान देंगे कि यहां जो अभिक्रिया की दर आएगी स्टूडेंट, वो माइनस डेल्टा A, मतलब ये एक ही सांद्रता में अंतर है और ये समय का अंतर है डेल्टा T। माइनस कैसे हो गया, यहां समझिए A2 का मान कम है और A1 का अधिक है, और कम में से हमने अधिक घटाया है। तो ये A के हिसाब से अभिक्रिया की दर हुआ, अभिकारक A के हिसाब से। अब इसी चीज को फिर दोबारा समझा रहे हैं प्रतिफल B के हिसाब से। प्रतिफल B के हिसाब से ये है प्रतिफल स्टूडेंट T1 टाइम में। इस प्रतिफल B की सांद्रता हमने मान लिया B1 है। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिफल ये दोनों है, इसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ेगी, या किसी भी प्रतिफल की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, क्योंकि अभिकारक लगातार जुड़ता है और प्रतिफल बनता है। तो ये T2 टाइम में इसकी सांद्रता, इसी B की सांद्रता बढ़कर क्या हो गई, B2। तो अब स्टूडेंट बताइए इस दोनों में कौन बड़ा है, तो इस बार हो जाएगा B2 इज ग्रेटर देन B1। B2 बड़ा होगा, B2 की सांद्रता का मान अधिक, यानी B2 का वैल्यू अधिक और B1 का वैल्यू कम। अब स्टूडेंट यहां अगर हम B के हिसाब से दर का बात करें तो T2 माइनस T1 टाइम में B की सांद्रता परिवर्तन कितना हुआ, B2 माइनस B1। तो प्रति इकाई समय में कितना का होगा, तो B2 माइनस B1 बाई T2 माइनस T1। अब यहां जरा ध्यान दीजिए, ये B की सांद्रता परिवर्तन है और B2 का ही वैल्यू अधिक है और B1 का वैल्यू कम है। तो निश्चित यहां जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट कि B के हिसाब से जब हम दर लिखेंगे, B के हिसाब से जो दर लिखेंगे वो निश्चित पॉजिटिव होगा। तो प्लस रेट बराबर, अब यहां लिखेंगे तो प्लस डेल्टा B बाई डेल्टा T, ये ऐसा होगा। तो हमारा कहने का मतलब यहां रेट निगेटिव कैसे हो गया और यहां पॉजिटिव कैसे हो गया, क्योंकि यहां अभिकारक की सांद्रता समय के साथ लगातार घट रही है और A1 का मान ही अधिक था A2 से, और हम कम में से अधिक को घटा रहे थे, डिफरेंस माइनस में हो गया। यहां अधिक में से कम को घटा रहे, B2 ही अधिक है, इसलिए यहां डेल्टा प्लस डेल्टा B बाई डेल्टा T हुआ। कुल मिला जुलाकर स्टूडेंट अभिक्रिया की दर क्या है, तो अभिक्रिया की दर प्रति इकाई समय में अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में जितना परिवर्तन होता है, देखिए ये भी प्रति इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन है और ये प्रति इकाई समय में प्रतिफल की सांद्रता में हुआ परिवर्तन है, तो इसे ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब स्टूडेंट यहीं पर थोड़ा डिटेल में हम बता दें आप लोग को कि अभिक्रिया की दर दो प्रकार की होती है, एक औसत दर और एक तात्कालिक दर। औसत दर और एक तात्कालिक दर, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट, यानी तात्कालिक दर को तात्क्षणिक दर भी कहा जाता है स्टूडेंट। तो किसी दो समय अंतरालों के बीच जब हम
अभिक्रिया की दर निकालते हैं, जैसे T1 टाइम में सांद्रता इतना है, T2 टाइम में इतना हो जाता है, तो यहां जो दर निकाला गया है ये वास्तव में औसत दर है। तो किसी दो समय अंतरालों के बीच, किन्हीं दो समय अंतरालों के बीच निर्धारित किए गए अभिक्रिया की दर को औसत दर कहते हैं। तो वास्तव में स्टूडेंट ये जो हम निकाले, जो समझाए, यही औसत दर है, और औसत दर को R बार द्वारा दिखाया जाता है स्टूडेंट। ये औसत दर अभिकारक के हिसाब से है, और ये जो औसत दर है स्टूडेंट ये प्रतिफल के हिसाब से है। तो कुल मिला जुला कर अगर दोनों अभिकारक और प्रतिफल दोनों के हिसाब से औसत दर अगर इस रिएक्शन के लिए स्टूडेंट लिखे तो R बार बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। तो अभी तक हम केवल औसत दर के बारे में ही बात किए, अब हम बात करने जा रहे हैं तात्कालिक दर या तात्क्षणिक दर का। एक बार फिर से अंत में बता दें कि यहां अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, इसलिए इसके अनुसार निर्धारित किया गया दर ऋणात्मक होगा, और इसके अनुसार निर्धारित किया गया दर, प्रतिफल के अनुसार निर्धारित किया गया दर धनात्मक होगा, क्योंकि इसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। इसी बात को यहां लिखा गया है, जरा देख लिया जाए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रति इकाई समय में विकारक या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन को ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब यहाँ अभिक्रिया की दर का सूत्र आया है स्टूडेंट, अभिक्रिया की दर बराबर अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। आप देख सकते हैं ये क्या है, 4 अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, और 5 क्या है, परिवर्तन में लगा हुआ समय। ये A2 माइनस A1 क्या है, तो अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, और T2 माइनस T1 क्या है, सांद्रता में हुआ परिवर्तन में लगा समय। ये B2 माइनस B1 क्या है, तो प्रतिफल की सांद्रता में हुआ परिवर्तन है, और T2 माइनस T1 क्या है, समय में परिवर्तन है। तो इस तरह से अभिक्रिया की दर का सूत्र मिल गया हम लोग को, अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। और अब बात करते हैं स्टूडेंट कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, घटती है, देख सकते हैं, और प्रतिफल की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है। प्रतिफल हमेशा बनता है अभिक्रिया के दौरान, इसलिए अभिकारक के अनुसार निर्धारित किया गया अभिक्रिया की दर का मान सदैव ऋणात्मक होता है। आप देख सकते हैं अभिकारक के अनुसार ये दर निकाला गया है, तो इसका मान ऋणात्मक में आया है, और प्रतिफल के अनुसार ये प्रतिफल है B, प्रतिफल है, इसके अनुसार निर्धारित किया गया दर का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो ये प्रतिफल के अनुसार निर्धारित किया गया दर है, और ये अभिकारक के अनुसार है। तो इस तरह से औसत दर हुआ। अब हम बात करते हैं यहीं पर तात्कालिक दर का, देख लिया जाए तात्कालिक दर, तो फिर क्लियर कॉन्सेप्ट किसी रिएक्शन के लिए हो जाएगा। देखा जाए तात्कालिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट, तात्कालिक दर किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय में निर्धारित किए गए अभिक्रिया की दर को हम लोग कहते हैं तात्कालिक दर या तात्क्षणिक दर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिस तरह स्टूडेंट फिजिक्स में आप लोग पढ़े थे, वेलोसिटी 2 प्रकार का होता है 11th क्लास में। एक पढ़े थे औसत वेग और एक तात्कालिक वेग, तात्क्षणिक वेग। एकदम उसी अंदाज में यहां आप एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, रिएक्शन की सांद्रता में परिवर्तन के अनुसार आप स्टडी कर रहे हैं। तो क्या है तात्क्षणिक दर, इस बात को समझिए। ए इक्विलिब्रियम साइन भी, जैसा कि हमने बताया कि यहां ए अभिकारक है और बी प्रतिफल। तो निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में निर्धारित किए गए अभिक्रिया की दर को हम तात्क्षणिक दर या तात्कालिक दर कहते हैं। तो यहां पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बात किया जाता है, और एवरेज रेट में पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात किया जाता है। तो यहां स्टूडेंट अगर हम अभिकारक ए के लिए बात करेंगे अभिक्रिया की दर का, तो यहां आर बराबर यानी रेट यानी आर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट माइनस डी ए बाई डी टी, यानी कि ए की सांद्रता परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय जो होता है। तो यहां डी ए की सांद्रता परिवर्तन को निश्चित करेगा, और डी टी किसी निश्चित समय का बोध कराएगा।
तो माइनस dA/dt, यह माइनस क्यों लगा? क्योंकि अभिकारक A के हिसाब से और A की सक्रिय मात्रा A की सांद्रता समय के साथ घटती है। अगर हम इसी चीज को प्रतिफल के अनुसार लिखे स्टूडेंट, तो यहां जो दर लिखेंगे हम यानी R तात्कालिक दर, तो ये प्लस dB/dt होगा स्टूडेंट। क्यों होगा? क्योंकि ये प्रतिफल है, प्रतिफल की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, तो ये रिएक्टेंट A के हिसाब से निर्धारित किया गया दर है और ये प्रतिफल B के हिसाब से। यहां देखिए दर में पॉजिटिव साइन है और यहां निगेटिव है। ये निगेटिव साइन इशारा है कि इसकी सांद्रता समय के साथ घटेगी और इसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ेगी, इसलिए पॉजिटिव में है। तो इस तरह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आप आज से औसत दर और तात्कालिक दर दोनों का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ये कैसे? तो अब हम 4-5 एग्जाम्पल स्टूडेंट देने जा रहे हैं। यही से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग होगा और आप इस चैप्टर के प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ पाएंगे और आपके समझ के दायरे में हर एक टॉपिक होगा इस चैप्टर का। ये प्रॉब्लम बेस्ड टॉपिक लेकर आया है ये चैप्टर स्टूडेंट। अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, ध्यान दिया जाए। PCl5 इक्विलिब्रियम साइन PCl3 प्लस Cl2। इस रिएक्शन के लिए स्टूडेंट हम औसत दर और तात्कालिक दर लिखना चाहते हैं। तो रिएक्टेंट के हिसाब से अभी तुरंत समझाया स्टूडेंट कि जब भी लिखा जाएगा तो ये रिएक्टेंट के हिसाब से निगेटिव में रहेगा। तो PCl5 बाई डेल्टा टी और यहां ये प्रोडक्ट हो गया तो प्लस डेल्टा PCl3 बाई डेल्टा टी। और अब Cl2 के हिसाब से तो डेल्टा Cl2 की सांद्रता बटा डेल्टा टी। अब इसी चीज को तत्काल इसी रिएक्शन का तात्कालिक दर का इक्वेशन होगा स्टूडेंट माइनस डी PCl5 बाई डी टी इक्वल प्लस डी PCl3 बाई डी टी और प्लस डी Cl2 बाई डी टी। तो इस दोनों का पॉजिटिव में क्यों है? क्योंकि ये प्रतिफल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम साइन 2NH3। इस रिएक्शन के लिए स्टूडेंट औसत दर और तात्कालिक दर दोनों लिखना है। तो औसत दर हम पहले स्टार्ट करते हैं माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी। अब यहां स्टूडेंट स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रस समीकरणीय गुणांक यानी जो गुणा में था वो सब गुणांक 1 था और यहां देखिए 1 है, यहां 3 है, यहां 2 है। आपको बता दें स्टूडेंट ये जो औसत दर और तात्कालिक दर लिखा जाता है ये पर मोल सब्सटेंस के लिए लिखा जाता है। तो ये पर मोल के लिए तो है, लेकिन यहां जो हम दर लिखेंगे माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, ये वास्तव में 3 मोल सब्सटेंस का रेट ऑफ रिएक्शन है। 3 मोल के हिसाब से हमको पर यूनिट मोल के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है। तो यहां समझिए 3 मोल H2 के लिए के हिसाब से यहां रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। तो पर मोल के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/3 हो जाएगा। तो आप आज के बाद एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए कि जो भी मल्टीप्लाई में होगा स्टूडेंट वो डिवाइड में चला जाएगा। उससे क्या होगा कि आप पर मोल सब्सटेंस के लिए
लिख पाएंगे। जैसे कि हम देखिए यहां क्या कर रहे हैं, -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। अब आप समझ गए होंगे। अब यहां पर 2 मोल के लिए है तो पर मोल के लिए लिखने के लिए 2 से डिवाइड, तो पर मोल का हो जाएगा डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। और अब इस तरह इस रिएक्शन के लिए तात्कालिक दर लिखने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -dN2 बाई dt इक्वल -1/3 dH2 बाई dt। अब ये हो जाएगा +1/2 dNH3 बाई dt। अगर इस 2 एग्जाम्पल के मदद से स्टूडेंट अगर आपको अच्छी तरह हमारा बात समझ में आया तो फाइनल रिएक्शन के लिए आप हमारे लिखने से पहले बोलते हुए तब समझेंगे। जैसे अल्फा ए प्लस बीटा बी इक्विलिब्रियम साइन गामा सी प्लस डेल्टा डी। इस 4 रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई में जो भी है, यहां पर मल्टीप्लाई में कौन है तो अल्फा, यहां कौन है बीटा, और यहां कौन है गामा, और यहां कौन है डेल्टा। तो ये सब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यही सब गुणा में है। और आपको हम क्या समझाए हैं कि जो भी गुणा में होगा पर यूनिट पर मोल के लिए निकालना, इसलिए डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/अल्फा डेल्टा ए की सांद्रता बटा में डेल्टा टी। और अब बी के हिसाब से लिखेंगे -1/बीटा डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। और यहां अब प्रोडक्ट में इन कर रहे हैं, प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है तो ये हो जाएगा 1/गामा डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और अब +1 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। और अब इसी को तात्कालिक दर में आप लिखेंगे बस dA/dt, dV/dt, dC/dt ये हो जाएगा। और ये औसत दर था और तात्कालिक दर आप स्वयं लिखेंगे। बस यही आप ध्यान रखेंगे कि जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो इस तरह से इस पूरे को समझने के दौरान हम लोग को इतना ज्ञात हो चुका है कि अभिक्रिया की दर 2 प्रकार की होती है, एक औसत दर और एक तात्कालिक दर। 2 समय अंतरालों के बीच निर्धारित किए गए दर को औसत दर कहते हैं और किसी निश्चित समय में निर्धारित किए गए दर को तात्कालिक दर कहते हैं। तो ये था अभिक्रिया की दर। अब इसमें आगे औसत दर प्रारंभ होने जा रहा है, उसके बाद तात्कालिक। तो देखते हैं स्टूडेंट अभिक्रिया की दर के प्रकार। जैसा कि हमने बतलाया कि अभिक्रिया की दर 2 प्रकार की होती है, एक औसत दर और एक तात्क्षणिक दर, जिसको तात्कालिक दर भी कहते हैं। तो औसत दर को एवरेज रेट और तात्क्षणिक दर को इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं औसत दर। औसत दर क्या होता है, किसी दो समय अंतरालों के बीच
निर्धारित किए गए अभिक्रिया की दर को औसत दर कहा जाता है। औसत दर कहा जाता है। अब इस औसत दर को हम लोग इस एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे स्टूडेंट। जैसा कि हमने समझाया अभी, ए इक्विलिब्रियम साइन बी, इस अभिक्रिया में ए अभिकारक है और बी प्रतिफल है। तो हम अभिकारक ए के लिए औसत दर का बात करने जा रहे हैं। अभिकारक ए के हिसाब से औसत दर, तो यहां पर स्टूडेंट ए के हिसाब से अभिकारक ए के हिसाब से औसत दर जो निकालेंगे, तो ये औसत दर के लिए हमने माना कि T1 समय में अभिकारक ए की सांद्रता क्या हो जाएगी स्टूडेंट? A1। ये प्रारंभिक सांद्रता है। अब T2 समय में इसी अभिकारक ए की सांद्रता हो गई स्टूडेंट A2। तो यहां औसत दर अगर हम निकालेंगे, तो अभी तुरंत समझाए हैं कि औसत दर या अभिक्रिया की दर सांतम परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, तो यह फाइनल माइनस इनिशियल घटाएंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1 बाई T2 माइनस T1। तो ये औसत दर निकल रहा है अभिकारक ए के हिसाब से, और यहां A2 का मान कम है और A1 का मान अधिक है, इसलिए यहां पर ये जो मान आएगा स्टूडेंट, ये निगेटिव में आएगा। तो अभिकारक ए के हिसाब से निकाला गया ये औसत दर आया है माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, समीकरण नंबर 1। औसत दर को स्टूडेंट आर बार द्वारा दिखाया जाता है, सूचित किया जाता है। अब प्रतिफल बी के हिसाब से प्रतिफल बी के लिए या बी के हिसाब से औसत दर निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट। तो यहां हमने मान लिया कि माना कि T1 टाइम में, T1 समय में प्रतिफल बी की सांद्रता बराबर B1 और T2 समय में
इस प्रतिफल B की सांद्रता हमने क्या मान लिया, B2। अब स्टूडेंट इतना तो क्लियर हो चुका है कि B2 अधिक है और B1 कम है, B2 का वैल्यू अधिक आएगा। तो यहां हम औसत दर निकालने जा रहे हैं, औसत दर। तो क्या हो जाएगा, औसत दर सांद्रता में परिवर्तन यानी B2 माइनस B1 बटा में परिवर्तन में लगा समय यानी T2 माइनस T1। और अब औसत दर ये B के हिसाब से आ चुका है। यहां पर स्टूडेंट प्लस में रहेगा क्योंकि B2 का मान ही अधिक है, किससे, B1 से, डेल्टा T, समीकरण नंबर 2। तो यहां अभिकारक A के हिसाब से औसत दर निकाला गया है और यहां प्रतिफल B के हिसाब से। तो समीकरण 1 एवं 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 एवं 2 से स्टूडेंट यहां पर इस अभिक्रिया के लिए अभिकारक के हिसाब से औसत दर आया माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T और प्रतिफल के हिसाब से आया डेल्टा B बाई डेल्टा T। और अब हम बात करते हैं तात्क्षणिक दर का। तात्क्षणिक दर कहिए या तात्कालिक दर, किसी निश्चित समय में निर्धारित किए गए अभिक्रिया की दर को तात्क्षणिक दर कहा जाता है। और अब इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं। इस अभिक्रिया के लिए तात्क्षणिक दर अभिकारक और प्रतिफल के हिसाब से बारी बारी से निर्धारित करेंगे। तो फॉर रिएक्टेंट, अभिकारक को स्टूडेंट रिएक्टेंट कहा जाता है। ए, रिएक्टेंट ए के लिए स्टूडेंट यहां तात्कालिक दर या तात्क्षणिक दर को R से लिखा जाता है। तो R बराबर डायरेक्ट माइनस dA बाई dt यानी dx बाई dt के फॉर्म में यहां स्टूडेंट लिखा जाता है, क्योंकि निश्चित समय में सांद्रता में परिवर्तन का यहां बात होता है। तो ये हो जाएगा d माइनस dA बाई dt। dA का मतलब A की सांद्रता परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय को यहां dt रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह निश्चित समय में ये बात हो रहा है। और फॉर प्रोडक्ट B, फॉर प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट B के लिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, R इक्वल तात्क्षणिक दर को R से लिखते हैं और औसत दर को R बार द्वारा। तो ये हो जाएगा प्लस dB बाई dt, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या आ रहा है फाइनल? ए के हिसाब से जो तात्कालिक दर आया है स्टूडेंट माइनस डी बाई डी टी, और बी के हिसाब से जो आया है प्लस डीबी बाई डी टी। ये क्लास उस ढंग से प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट कि एकदम साधारण स्टूडेंट को भी ये टॉपिक जरूर समझ में आएगा, बशर्ते कि आप ध्यान से हर एक बात को सुने समझें। अब आइए स्टूडेंट, यहां पर कुछ हम आपसे पूछने जा रहे हैं। ये है तात्कालिक दर और ये है औसत दर। औसत दर और तात्कालिक दर जिस तरह से फिजिक्स में पढ़े थे, औसत वेग और तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग, दोनों में मोर एक्यूरेट वैल्यू कौन देता है? सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी होती है वैल्यू की? तो वो होता है स्टूडेंट तात्क्षणिक दर की, तात्क्षणिक वेग की। उसी तरह यहां भी, यहां तात्क्षणिक दर ज्यादा शुद्ध मान देगा, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा अभिक्रिया की दर का। अब एक चीज और, अगर हम औसत दर को तात्कालिक दर के रूप में स्टूडेंट लिखना चाहते हैं तो हम कैसे तात्कालिक दर के बराबर में लिख सकते हैं? इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। औसत दर को तात्क्षणिक दर या तात्कालिक दर के बराबर में करने के लिए, जैसे ये दर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज दैट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये औसत दर, ये हो गया dx बाई dt। तो आपको करना क्या होगा स्टूडेंट, इसको इसके बराबर में करने के लिए यहां लिमिट का यूज करना होगा। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी समय अंतराल बहुत ही कम हो जाएगा जब स्टूडेंट, तो औसत दर तात्कालिक दर के इक्वल हो जाएगा। यही चीज यहां ध्यान देकर अच्छे से समझना है कि यहां लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 जैसे ही यूज करेंगे तो ये औसत दर तात्कालिक दर या तात्क्षणिक दर के इक्वल हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आज का क्लास, जिसमें आप पढ़े अभिक्रिया की दर, औसत दर और तात्कालिक दर। तो औसत दर दो समय अंतरालों के बीच निर्धारित किए गए दर को कहते हैं, किसी निश्चित समय निर्धारित किए गए दर को तात्कालिक दर कहते हैं। दोनों में ज्यादा एक्यूरेट कौन सा वैल्यू देगा? तो वो है तात्कालिक दर। तो ये था स्टूडेंट आज का क्लास। थैंक यू।